students, welcome to study from home. In the previous video, we were continuing our chapter business environment, and in the business environment, in the previous video, we covered up the topic New Economic Policy 1991 and the agenda of New Economic Policy and the concept of liberalization, privatization, and globalization. ठीक है. अब ये तो हो गया हमारा जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज की थी 1991 में, क्यों की थी और उस पॉलिसी के अंदर मेजर हाईलाइट क्या थे. ठीक है. अब इसके बाद हम जानेंगे इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री. यानी कि गवर्नमेंट की पॉलिसी अगर चेंज होती हैं तो इसका किस तरह से बिजनेस एनवायरनमेंट पे इफ़ेक्ट पड़ता है, किस तरह से आपका बिजनेस परफॉर्मेंस इफेक्टेड हो सकता है अगर गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी में स्लाइटली चेंज भी करती है. तो इसके लिए भी एक शॉर्ट ट्रिक, जैसा कि हमारी सभी स्लाइड्स में ये कॉमन शॉर्ट ट्रिक मिल जाता है. क्या? TRIMMER. तो इसके लिए जो शॉर्ट ट्रिक हम यूज़ करने वाले हैं दैट इज़ ट्रिमर. ठीक है. ट्रिमर यानी कि थ्रेट फ्रॉम MNC. ठीक है. रिडक्शन ऑफ बजटरी सपोर्ट टू द पब्लिक सेक्टर. उसके बाद इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन, मोर डिमांडिंग कस्टमर्स, मार्केट ओरिएंटेशन, एसेंशियल फॉर चेंज एंड रैपिडली चेंज टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट. ठीक है. तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज ऑन द बिजनेस एंड इंडस्ट्री. यानी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी चेंज होती है उसका बिजनेस पे क्या इफेक्ट रहता है. ठीक है. इम्पैक्ट्स. ठीक है. अब सबसे बड़ी चीज़ है थ्रेट फ्रॉम MNC. देखिए, ह्यूज एंट्री ऑफ मल्टीनेशनल इन इंडियन मार्केट ब्रिंग्स न्यू चैलेंज टू इंडियन इंडस्ट्रीज टू कम्पीट विद दैम. यानी कि गवर्नमेंट पॉलिसी क्यों बनाती है? गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है, गवर्नमेंट ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट नहीं करती है, फिर गवर्नमेंट ने पहले जो था फॉरेन ट्रेड को कंट्रोल करके रखा था. इसका रीज़न क्या था? बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट क्या थी, सपोर्ट करना चाहती थी किसको? इंडियन ब्रांड्स को, इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को. तो कहीं ना कहीं जो MNC से जो इंडिया के डोमेस्टिक ट्रेडर्स हैं उनको जो थ्रेट है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है. एंड इस वजह से गवर्नमेंट कभी कभी इकोनॉमिक ट्रेड बैरियर्स को भी इम्पोज करती है. ठीक है. तो पहला इम्पैक्ट क्या था? टू प्रिवेंट दैम फ्रॉम MNC बिकॉज देयर इज़ ऑलवेज अ थ्रेट फ्रॉम मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन. ठीक है. तो अगेन मैं एक बार बता देता हूँ, MNC जो हमने ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में पढ़े हैं, MNC की फुल फॉर्म क्या होती है? MNC स्टैंड्स फॉर मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन. ठीक है. जैसे कि एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि जैसे इंडिया के जो ब्रांड्स हैं वो किस तरह से फॉरेन ब्रांड से स्ट्रगल करते हैं. तो कहीं ना कहीं MNC से थ्रेट बना रहता है. अब जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने ग्लोबलाइजेशन को परमिट कर दिया, फॉरेन ट्रेड लिबरेट कर दिया. तो इससे क्या हुआ? पहले जो सिचुएशन ठीक थी अब वो सिचुएशन और ख़राब हो गई. यानी गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज करती रहेगी तो इससे कहीं ना कहीं MNC से थ्रेट बना रहेगा. ठीक है. तो ठीक है. अब जैसे गवर्नमेंट ने कोरोना की जो सिचुएशन है, गवर्नमेंट ने क्या किया है? पॉलिसी चेंज की हैं. यानी कि जो इंडिया में FDI होगा उसको कहीं ना कहीं एक हद तक घटाया जाएगा. चाइनीज़ शेयर होल्डिंग इंडियन कंपनीज़ में बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है. ठीक है. इससे क्या होगा? इंडियन प्रोडक्ट्स एनकरेज होंगे, लोग इंडियन प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे. इवन प्राइम मिनिस्टर ने भी ये अपील की है, गो वोकल फॉर लोकल. यानी कि लोकल प्रोडक्ट खरीदिए. यानी कि थ्रेट फ्रॉम MNC क्या है? एक एग्जांपल हो सकता है किस तरह से गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की वजह से इंडिया के डोमेस्टिक मार्केट को एक कंपटीशन मिल सकता है. ठीक है. अगर गवर्नमेंट पॉलिसी हमारे अगेंस्ट में है तो, अगर सपोर्ट में है तो डेफिनेटली हम उस तरह के कंपटीशन से बच भी सकते हैं. सेकेंड है रिडक्शन ऑफ बजटरी सपोर्ट टू द पब्लिक सेक्टर. The central government's budgetary support for financing the public sector has declined. To survive and grow, PSU will have to more efficient and generate their own resources. अब गवर्नमेंट ने क्या किया था 1991 में? मैंने आपको एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखवाया था. उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था BIFR.
and BIFR stands for Board of Industrial and Financial Reconstruction. बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन का काम क्या था? टू वर्क फॉर द प्रॉफिटेबल पब्लिक सेक्टर यूनिट्स एंड टू डिसॉल्व द सच पब्लिक सेक्टर यूनिट्स विच वर नॉट प्रॉफिटेबल फॉर द गवर्नमेंट. यानी कि गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर से डिसइन्वेस्ट करना चालू कर दिया एंड गवर्नमेंट ने कंडीशन रख दी कि कोई भी पब्लिक सेक्टर यूनिट अगर डिसइन्वेस्टमेंट से बचना चाहती है देन दे विल हैव टू प्रूव देमसेल्फ, दे विल हैव टू जनरेट एंड प्रूव देयर एफिशिएंसी. कि अगर गवर्नमेंट उनको प्राइवेट हैंड्स में नहीं बेचे, प्राइवेट हैंड्स में नहीं बेचे तो क्यों नहीं बेचे? अब प्राइवेट हैंड में जाने से क्या नुकसान होता है, क्या फ़ायदा रहता है? देखिए मैं आपको बता दूं. प्राइवेट हैंड में जाने से जो नुकसान है वो उसके एम्प्लॉय को है. किस तरह से है? जो आदमी मस्ती से 9 बजे का आदमी 10 बजे आ रहा है गवर्नमेंट जॉब में, ना सीनियर आ रहा है, ना रिपोर्ट भेजनी है, काम ऐसे ही हो रहा है ढीले बीले में. ठीक है, बीच में कालाबाजारी बहुत ज़्यादा हो रही है, करप्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है. लेकिन अगर वही चीज़ प्राइवेट में आ जाती है तो वहाँ पे इस तरह के ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है. जॉब जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, जॉब सिक्योरिटी ख़त्म हो जाती है. तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा इशू रहा कि जो बजटरी सपोर्ट है, यानी कि जो गवर्नमेंट अपनी फिस्कल पॉलिसीज़ में बजट में पब्लिक सेक्टर यूनिट को सपोर्ट करती है, उसमें कभी कभी क्या है अपनी पॉलिसी में रिड्यूस कर देती है. और रिड्यूस होने की वजह से क्या है, पब्लिक सेक्टर यूनिट के लिए एक खतरा बन जाता है दैट दे कैन बी डिसॉल्व्ड. ठीक है, इसलिए उनको क्या करना पड़ता है, अपनी एफिशिएंसी वहाँ पे शो करनी पड़ती है कि वो वर्केबल है भी या नहीं. तो यहाँ पे कुछ पब्लिक सेक्टर यूनिट के एग्जांपल हैं. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भेल भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ONGC ऑयल एंड गैस कॉरपोरेशन. ठीक है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन. इसके बाद इंक्रीजिंग कंपटीशन. अब कंपटीशन किस तरह से एक इम्पैक्ट हो सकता है गवर्नमेंट पॉलिसी का? देखिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने कोई एक पॉलिसी लेके आई जिसके तहत फॉरेन ट्रेड को लिबरेट कर दिया. एंड फॉरेन ट्रेड को लिबरेट करने की वजह से क्या हुआ, मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया. न्यू इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग एंड एंट्री ऑफ फॉरेन फर्म्स कैन जनरेट इन कंपटीशन. ठीक है, एंड इट हैज़ इंक्रीज कंपटीशन फॉर इंडियन फर्म्स. किस तरह से 1919 के बाद इंडियन फर्म्स के लिए MNC से कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ा है इन सर्विस इंडस्ट्रीज लाइक टेलीकम्युनिकेशन, एयरलाइंस, बैंकिंग एट्सेट्रा. पहले जो आपके बहुत कॉमन जो एयरलाइंस थी इंडिया में चलने वाली वो थी आपकी किंगफिशर, उसमें आपका टाटा एयरलाइन जो कि बाद में एयर इंडिया बन गया, और बहुत थोड़ी सी डोमेस्टिक एयरलाइन. लेकिन आज की डेट में यानी इंडिया के अंदर भी अगर आपको फ्लाइट चाहिए तो डोमेस्टिक एयरलाइंस. लेकिन आज इंडिया के अंदर डोमेस्टिक एयरलाइन कंडक्ट कराने वाली एयरलाइंस में कई MNCs भी शामिल हैं, जिसमें आपका एयर एशिया, विस्तारा. ठीक है, इस तरह की बड़ी बड़ी एयरलाइंस भी इंडिया में डोमेस्टिक फ़्लाइट कंडक्ट करा रही हैं. इसका मतलब सीधा कंपटीशन मिल रहा है उन लोगों को, किससे, बड़ी बड़ी MNC से. सो दिस गवर्नमेंट पॉलिसी कैन जनरेट द कंपटीशन इन द मार्केट एंड द कंपटीशन दैट हैज़ बीन जनरेटेड कैन समटाइम्स सप्रेस द प्रेजेंट एंटरप्रेन्योर ऑफ द मार्केट. ठीक है, मोर डिमांडिंग कस्टमर. अब मोर डिमांडिंग कस्टमर कैसे? अब हमने यहाँ पे पढ़ा इंक्रीजिंग कंपटीशन. इंक्रीजिंग कंपटीशन का क्या मतलब हो गया? इंक्रीजिंग कंपटीशन का मतलब ये हो गया, एक ऐसे समझिए कि सबसे पहले सैमसंग, नोकिया, मोटरोला के फ़ोन आते थे. ठीक है, सैमसंग के स्मार्टफोन हम खरीदने जाएँ, कैमरा क्या आता था, 5 पिक्सल, 8 पिक्सल, 10, 12 पिक्सल. लेकिन क्या हुआ, अचानक से इंडिया में एक चाइनीज़ ब्रांड, इंडियन गवर्नमेंट ने लिबरेट कर रखा है फॉरेन ट्रेड के लिए, तो इंडियन कंपनी एक चाइनीज़ कंपनी MNC शाओमी इंडिया में आती है. शाओमी इंडिया में आके क्या करती है, शाओमी इंडिया में आके एक फ्लैगशिप फ़ोन लॉन्च करती है, क्या, रेडमी नोट. तो जब रेडमी नोट इंडिया में लॉन्च हो जाता है तो 8 से 10 हज़ार रुपये में आपको सैमसंग के 25 से 30 हज़ार रुपये वाले फ़ोन की सारी स्पेसिफिकेशन मिल रही हैं. तो आप सैमसंग के 25 हज़ार रुपये वाले फ़ोन में क्यों जाओगे? यानी जो बंदा ऑलरेडी किसी मार्केट में है उसको
बेमतलब का कंपटीशन मिल गया। एंड जब इस तरह का कंपटीशन मिल जाता है तो इससे क्या हो जाता है, आपका कस्टमर मोर डिमांडिंग हो जाता है। एंड जब कस्टमर मोर डिमांडिंग हो जाता है ना, यू नीड इनोवेशन, यू नीड न्यू आइडियाज़। आपको बहुत सारे नए आइडियाज़ डालने की ज़रूरत पड़ती है, आपको कुछ नया करने की ज़रूरत पड़ती है। और यही इसी कुछ नएपन का परिणाम है सैमसंग की ए सीरीज़ और सैमसंग की एम सीरीज़। आप फैक्ट उठा के देख लीजिए, आप सर्वे ले लीजिए, सैमसंग के कैमरास की क्या क्या क्वालिटीज़ थी। सैमसंग ऑन सीरीज, सैमसंग जे सीरीज़, सैमसंग गैलेक्सी सीरीज़, सैमसंग नोट सीरीज़। लेकिन आज की डेट में वो सारे स्पेक्स आपको अवेल हो रहे हैं कम प्राइस पे, बिकॉज ऑफ मोर डिमांडिंग कस्टमर, बिकॉज दैट इंक्रीज इन कॉम्पिटिशन हैज़ क्रिएटेड अ कंडीशन इन द मार्केट वेयर द कस्टमर हैज़ द सेम थिंग इन रिड्यूस प्राइस। तो वहाँ पे आपको मार्केट में कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप अगर चेंज नहीं होंगे तो आप मार्केट से बाहर चले जाएंगे, ठीक है। विद अवेयरनेस एंड इंक्रीज कॉम्पिटिशन इन द मार्केट, कस्टमर हैव वाइडर चॉइस इन परचेजिंग, बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड कॉम्पिटिटिव प्राइसेस। जो सारी बातें मैंने अभी की, कॉम्पिटिटिव प्राइसेस यानी कि यू कैन कंपेयर द प्राइसेस। आज की डेट में आप फ़ोन लेने जाते हैं, आप 10,000 रुपये में कम से कम 5 फ़ोन कंपेयर करके जाते हैं, उसके बाद आपको जो पसंद आता है स्पेक्स के अकॉर्डिंग वो लेते हैं, ठीक है। तो ये है आपका मोर डिमांडिंग कस्टमर का मतलब। इसके बाद मार्केट ओरिएंटेशन। मार्केट ओरिएंटेशन यानी कि मार्केट को ध्यान में रख के की गई चीज़ें। मार्केट को ध्यान में रख के की गई चीज़ें कैसे? अब सबसे पहले के टाइम पे क्या था, जो चीज़ें कोई भी फर्म जो है प्रोडक्शन करती थी, पहले वो प्रोडक्शन करती थी, मार्केट स्टडी नहीं करती थी। वो बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी नहीं करते थे, वो गवर्नमेंट पॉलिसी को स्टडी नहीं करते थे, ठीक है। तो चलता था, ठीक है। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी नहीं है। कोई भी फर्म अगर कहीं जाके बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है तो सबसे पहले उसको एक चीज़ स्टडी करनी पड़ेगी, एंड दैट स्टडी इज अ स्टडी ऑफ मार्केट, स्टडी ऑफ मार्केट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस। अगर आप उस मार्केट की स्टडी नहीं करेंगे तो उस मार्केट में आपकी स्टेबिलिटी भी नहीं रहेगी। एग्जाम्पल देखिए, देयर इज अ एग्जाम्पल गिवन ऑन द स्लाइड। एग्जाम्पल क्या कहता है? एग्जाम्पल ये कहता है कि इंडिया में जो सबसे मैकडोनल्ड के जो आपके बीफ बर्गर एंड पोर्क बर्गर बहुत ज़्यादा बिकते हैं। हैमबर्गर जो टर्म है उसका मतलब ही होता है दैट इज़ मेड अप ऑफ बीफ और पोर्क, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बीफ एंड पोर्क, बट जब वो इंडिया में आया तो उन्हें एक चीज़ समझ में आ गई। इंडिया में गवर्नमेंट पॉलिसीज़ कह लीजिए या सोशल इश्यूज़ कह लीजिए, दे कैन नॉट कम अप विद बीफ एंड पोर्क बर्गर्स। अगर वो इंडिया में बीफ एंड पोर्क बर्गर्स बेचते हैं तो डेफिनेटली एक दिन नहीं लगेगा उन्हें इंडिया की पब्लिक उन्हें इंडिया से बाहर भेज देगी, जैसा आप टिकटॉक के साथ हो रहा है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंडिया को अपने हिसाब से चेंज किया, एंड वो किसके साथ आए? वो आए मैकडोनल्ड्स मैकालू टिक्की, जो आप सबका फेवरेट है। मैके आता है, मैकालू टिक्की आती है। यानी अब यानी कि मार्केट के अकॉर्डिंग चेंज करना होता है। मार्केट ओरिएंटेशन यानी कि स्टडी द मार्केट, देन प्रिपेयर फॉर द मार्केट, प्रोड्यूस फॉर द मार्केट। यानी जस्ट ऐसे ही प्रोड्यूस मत करो, वॉट एवर द प्रोडक्शन यू आर डूइंग, द प्रोडक्शन दैट मस्ट बी ओनली फॉर द मार्केट। आपका प्रोडक्शन मार्केट के लिए होना चाहिए, ठीक है। एंड इसमें गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का बहुत बड़ा रोल रहता है। कैसे? आप कहीं भी किसी मार्केट में जाते हैं, आपको गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के तहत अपने आप को बांधना पड़ेगा, ठीक है। सपोज़ कीजिए किसी कंट्री में पॉलिसी है वो पोर्क नहीं बेच सकते, तो वहाँ पे वो पोर्क नहीं बेचेंगे। जैसे कि अमृतसर गया था मैं 2016 में, तो वहाँ पे मैंने क्या देखा, वहाँ पे ये था कि जितने भी आपके धर्म स्थान है, और धर्म स्थानों का जो सेंटर था वो था आपका गुरुद्वारा श्री हरमिंदर साहिब, गोल्डन टेम्पल के नाम से भी जिसे जाना जाता है। तो उसके एक पर्टिकुलर एरिया में आप नॉनवेज नहीं बेच सकते। तो वहाँ पे मैकडोनल्ड्स है, लेकिन सर मैकडोनल्ड्स तो क्या होता है, नॉनवेज बेचता है? नहीं। इंडिया का पहला वेज आउटलेट मैकडोनल्ड का स्वर्ण मंदिर के पास खुला था। वहाँ पे आपको कोई भी नॉन वेज बर्गर नहीं मिलेगा मैकडोनल्ड्स का, ठीक है। तो इस तरह की कई सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अब वो किस तरह से मार्केट को स्टडी करते हैं, कंज्यूमर नीड्स के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, ठीक है। इसेंशियल फॉर चेंज यानी कि
फर्म्स को चेंज होने की ज़रूरत है ड्यू टू दिस गवर्नमेंट पॉलिसी. आफ्टर 1991 द बिजनेस फर्म्स हैव बिकम कंफ्यूज एंड हैव टू कंटिन्यूसली मॉडिफाई देयर ऑपरेशंस. HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, ठीक है, कैटेगराइज द इंडियन कस्टमर ऑन द बेसिस ऑफ इनकम. यानी कि 1991 के बाद इंडिया में इतना कंपटीशन आ गया गवर्नमेंट की उन पॉलिसी की वजह से कि एक कंपनी को ही बहुत अपने प्रोडक्ट में बहुत वेरिएशन लेके आना पड़ा. जो HUL है ये इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसिंग कंपनी है जो काफ़ी सारे प्रोडक्ट बनाती है. HUL स्टैंड्स फॉर हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, ठीक है. तो ये जो व्हील है ये भी आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का है. रिन भी आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का है. एंड सर्फ एक्सेल भी आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का है. अंतर क्या है, उन्होंने इनकम के बेसिस पे बनाया. यानी जिसकी इनकम कम है वो व्हील लेगा जा करके, ठीक है. एंड जिसकी इनकम थोड़ी ठीक है वो ऋण लेगा. एंड जो काफ़ी अच्छा कमाता है वो क्या लेगा, वो लेगा सर्फ एक्सेल. क्योंकि दाग अच्छे हैं. दाग अच्छे हैं तभी संभव है जब आपकी जेब अच्छी है, आपकी इनकम अच्छी है. नहीं तो आपको व्हील और ऋण से काम चलाना पड़ेगा. ये कब होगा, जब आप किसी कंट्री के किसी पर्टिकुलर मार्केट को स्टडी करेंगे, उसके कस्टमर बिहेवियर, वहाँ की गवर्नमेंट पॉलिसी और एक्सटर्नल फोर्सेस दोज आर इम्प्लाइंग ऑन दैट पर्टिकुलर मार्केट. और उस मार्केट पे जितनी भी एक्सटर्नल फोर्सेस इम्प्लाई हो रही हैं आप उन सारी फोर्सेस को स्टडी करेंगे, ठीक है. ये था आपका एसेंशियल फॉर चेंज. इसके बाद लास्ट, रैपिडली चेंजिंग टेक्निकल एनवायरनमेंट. यानी कि करंटली जो है वो आपका टेक्निकल एनवायरनमेंट चेंज होता जा रहा है, ठीक है. और इसके लिए कंपनी क्या कर रही है, कंपनी बहुत सारा पैसा खर्च कर रही है R&D में, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में. क्यों, बिकॉज कंपटीशन बढ़ रहा है, बिकॉज कस्टमर मोर डिमांडिंग हो गया है. क्यों, बिकॉज मार्केट स्टेबल करना है, क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसी भी टाइम टू टाइम चेंज होती जा रही है. आपको पता है सिंगापुर हैज़ बैंड द प्रोडक्शन ऑफ those automobiles which runs on fossil fuel. गवर्नमेंट पॉलिसी है. तो गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से जितने भी आपके ऑटोमोबाइल जायंट्स हैं, MNC हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहाँ पे हाइब्रिड व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल बेचना चालू कर दिया. आज से 50 साल पहले मैं बोलूँ हाइब्रिड व्हीकल, या फिर मैं हाइब्रिड की बात बोल दूँ, हाइब्रिड कार के बारे में कितने बच्चे जानते होंगे हाइब्रिड व्हीकल के बारे में. मैं गारंटी देता हूँ 60% जानते होंगे, 40% नहीं जानते होंगे. हाइब्रिड व्हीकल क्या होता है, दैट कैन रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी टू, ठीक है. और सिर्फ हाइब्रिड के बारे में ही बात नहीं कर रहे, अब इलेक्ट्रिक कार्स का ज़माना आ गया है. कैसे, अब क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट जो है अपने आप को चेंज कर रही है. दे आर स्ट्राइविंग टुवर्ड्स द सस्टेनेबल डेवलपमेंट. और इसके लिए क्या है, बड़ी बड़ी फर्म्स आर मेकिंग ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट. एंड वो क्या कर रही हैं, वो कंपनीज क्या कर रही हैं, वो बहुत बड़े लेवल पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा खर्च कर रही हैं. इसका एक एग्जांपल यहाँ भी है, किस तरह से Hyundai हैज सेटअप एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹180 करोड़, द न्यू 200,000 square foot facility research and development center in Hyderabad to respond even more quickly to changing customer needs across the world. ठीक है, ये एग्जांपल है किस तरह से आपको कस्टमर के अकॉर्डिंग अपने आप को बदलना पड़ेगा, चाहे वो टेक्निकली हो, चाहे सोशली हो, चाहे इकोनॉमिकली हो. अल्टीमेटली मोरल ऑफ द स्टोरी इज, इफ़ यू वांट टू स्ट्राइव इन द मार्केट, इफ़ यू वांट टू सर्वाइव इन द मार्केट, you need to focus on the business environment. Means you need to study those external forces which can impact your business, those external forces which can impact your business performance. ठीक है, ये था आपका मोरल ऑफ द स्टोरी ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. अब क्या है, मैनेजरियल रिस्पॉन्स टू चेंज इन बिजनेस एनवायरनमेंट. यहाँ पे मैनेजरियल रिस्पॉन्स है, यानी एक मैनेजर को क्या क्या करना चाहिए रिगार्डिंग सोशल इन्वायरनमेंट के लिए. तो सबसे पहले डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है. डाइवर्सिफिकेशन मतलब डाइवर्सिफाई द प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई करना एज पर देयर रिक्वायरमेंट एंड नीड,
ठीक है, इसको एक्सप्लेन करते हैं. द फर्स्ट रिस्पॉन्स सीन The first response seen after new policy is the companies are going for diversification. डाइवर्सिफिकेशन मतलब जो पब्लिक कंपनी है भेल, भेल ने क्या किया, भेल सेड दैट विद न्यू वेव ऑफ इकोनॉमिक चेंजेस वी विल डाइवर्सिफाई आवर पोर्टफोलियो दैट विल इंक्लूड सोशल एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन एंड वाटर बिजनेस. यानी कि भेल जो पहले केवल केवल इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बनाती थी, वो अब क्या है, और तरह के प्रोडक्ट्स में भी डील करने लगी. एंड वो डीलिंग थी उसकी किस में, वो डीलिंग थी उसकी सोलर एनर्जी प्रोडक्ट एंड वाटर बिजनेस पे भी. यानी कि प्रोडक्ट को क्लासिफाई करना एज पर द डिमांड ऑफ कस्टमर, ये मैनेजर का काम है सोचने का. जॉइंट वेंचर्स यानी कि आप मार्केट को स्टडी करो एंड जहाँ पे ज़रूरत है आप जॉइंट वेंचर कर लो किसी एक पर्टिकुलर फॉर्म के साथ. जैसे कि सुजुकी की जो ऑटोमोबाइल व्हीकल्स हैं वो महंगे होते हैं, तो सुजुकी ने क्या किया, सुजुकी ने आके इंडिया के मार्केट को समझने के लिए इंडिया के मारुति के साथ हाथ मिला लिया, यानी एक जॉइंट वेंचरशिप सेटअप कर ली. हीरो ने होंडा के साथ किया था एंड जैगुआर ने टाटा के साथ. ठीक है, और जनरल मोटर्स ने हिंदुस्तान मोटर के साथ. यानी कि अल्टीमेटली ये सब एग्जांपल हैं कि आप जॉइंट वेंचर में भी जा सकते हैं. एंड दिस इज द थिंग दैट अ मैनेजर हैज़ टू थिंक ऑफ. ब्रांड बिल्डिंग. अब आफ्टर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी द ब्रांड बिल्डिंग, गुडविल एंड इमेज ऑफ कंपनी हैज़ बिकम एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ द कंपनी. अब यानी कि ब्रांड बिल्डिंग करनी पड़ेगी आपको. ब्रांड बिल्डिंग कैसे होती है, ब्रांड बिल्डिंग मीन्स आज से 50 साल पहले ब्रांड बिल्डिंग की क्राइटेरिया की बात करूं तो दैट वाज नॉट दैट मच फेमस, बट इन दिस एरा ऑफ कंपटीशन ब्रांड बिल्डिंग हैज़ इमर्ज्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर द बिजनेस. एंड ब्रांड बिल्डिंग कैसे होती है, ब्रांड बिल्डिंग के लिए एडवर्टीजमेंट पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है. नॉट जस्ट ऑन एडवर्टीजमेंट, देर आर लॉट ऑफ प्रमोशनल एक्टिविटीज़ दे डू. ठीक है, जैसे कि शोज़ को एंडोर्स करना, एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस को, पब्लिक फिगर्स को ब्रांड एम्बेसडर बनाना. तो ये कुछ हैं आपके ब्रांड बिल्डिंग के तरीके. यूज़ ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट से अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज़ करो. ठीक है, टू गेट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज कंपनीज आर ट्राइंग टू गेट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फर्स्ट इन देयर प्रोडक्ट. एप्पल क्यों फेमस है, बिकॉज एप्पल अपने हर आईफोन में कुछ नया लेके आते हैं. ठीक है, द एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इज इंक्रीज बाय ऑल कंपनीज. चेंज इन टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द कंपनीज. टेक्नोलॉजी चेंज होती है P1 P2 P3 P4 P5 के ज़माने से. ठीक है, आज i7 i8 i9 तक मैं प्रोसेसर की बात कर रहा हूँ. टेक्नोलॉजी किस तरह से चेंज हुई है, यू कैन अंडरस्टैंड. कुछ केवी की फ्लॉपी डिस्क से, कुछ केवी की फ्लॉपी डिस्क से 128 GB के मेमोरी कार्ड तक यहाँ टेक्नोलॉजी चेंज हुई है. ठीक है, इम्प्रूव कंपनसेशन लेवल. इम्प्रूव कंपनसेशन लेवल का मतलब यानी कि सैलरी, यानी कि जो एम्प्लॉयज़ का कंपनसेशन होता है वो अच्छा देना चाहिए. ये एक मैनेजर की ड्यूटी है, बिकॉज कॉम्पिटिटिव सैलरी अगर रहेगी तभी काम करने का मन करेगा. बोनस स्कीम हो सकते हैं, इंसेंटिव्स हो सकती हैं. कंपनसेशन का पॉइंट है, इकोनॉमिक्स में भी आता है. कस्टमर फोकस. एंड आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वर्क का, वो कहाँ होगा, वो आपका कस्टमर फोकस होना चाहिए. अगर आप कस्टमर पे ध्यान नहीं दे रहे हैं तो डेफिनेटली यू आर लूजिंग योर बिजनेस. और इसके लिए क्या है, आउटसोर्सिंग की हेल्प ले सकते हैं, कॉल सेंटर सेटअप करते हैं बड़े बड़े फर्म्स. तो ये थे आपके मैनेजेरियल स्टेप्स या फिर मैनेजेरियल रिस्पॉन्स. आप प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, आप किसी और फॉर्म के साथ जॉइंट वेंचर में जा सकते हैं, आप ब्रांड बिल्डिंग के लिए एडवर्टीजमेंट की हेल्प ले सकते हैं, आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ कीजिए, अपने बिजनेस में प्लान सेटअप कीजिए. उसके बाद अपने एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखिए, उनको सैलरी टाइम टू टाइम जाए, बोनस टाइम टू टाइम जाए, आपका एम्प्लॉयज़ खुश रहे. एंड कस्टमर पे ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है इन द एंड. ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं. तो मोरल ऑफ द स्टोरी केवल और केवल यही था. क्या था मोरल ऑफ द स्टोरी? बिजनेस स्टार्ट करने से पहले या आपका बिजनेस एग्जिस्टेंस में है तब भी
You need to study the business environment. You need to study those external forces, because business environment क्या है? All those external forces which impacts the performance of business. एंड जो चीज़ आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस को इफेक्ट करे उसको समझना और पढ़ना तो बनता है, बिकॉज अल्टीमेटली पैसा इसी से कमेगा. यू आर गोइंग टू अर्न योर ब्रेड एंड बटर फ्रॉम दिस ओनली. तो यू नीड टू स्टडी द मार्केट. योर बिजनेस मस्ट बी मार्केट ओरिएंटेड एंड कस्टमर ओरिएंटेड, नॉट सेल्फ ओरिएंटेड. ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं. थैंक यू स्टूडेंट्स टू लिसन वेरी पेशेंटली एंड स्टे ट्यून टू माय चैनल फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस. हैव अ नाइस डे.